हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं। मैं भी इधर बहुत बढ़िया हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज अपने पहला क्लास है कॉस्ट एंड टैक्स का, जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज। जो है वो इंट्रो क्लास होगा, और साथ ही साथ मैं कुछ सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि बोर्ड के द्वारा जो है वो सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है ना। सिलेबस को थोड़ा रिड्यूस किया गया है। तो मैं आपको सबसे पहले सिलेबस के बारे में अपडेट दूंगा, और फिर चलेंगे अपने क्लास में, जो कि है कॉस्ट एंड टैक्स का। सबसे पहले अपने पकड़ेंगे टैक्स का पोर्शन, ठीक है। तो टैक्स का पोर्शन पकड़ते हुए पहले सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन का क्लास करेंगे हम लोग, कि टैक्स के बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा बहुत बेसिक। आई होप आप लोग सब क्लास 11 में पढ़ के ही आए होंगे, टैक्स बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के ही आए होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपके साथ, क्योंकि आपने मुझसे नहीं पढ़ा था, तो इसलिए मैं एक बार फिर से क्लास 11 और 12 दोनों के लिए मैं एक बार कॉस्ट का इंट्रोडक्शन या टैक्स का इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है। तो चलिए एक बार सिलेबस के साथ अपडेट करते हैं अपने आप को। वेलकम, ठीक है। चलिए, तो सिलेबस के बारे में एक बार अपडेट कर लिया जाए। तो जो सिलेबस था क्लास 12 का, कॉस्ट एंड टैक्स को दो पोर्शन में डिवाइड किया था। कॉस्टिंग, और सेकेंड वाला पोर्शन जो था वो था टैक्स का, टैक्सेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। ओके। कॉस्ट था आपका 40 मार्क्स का, टैक्स भी आपका 40 मार्क्स का। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स थे? सबसे पहला चैप्टर जो था, मैं एक बार ओल्ड सिलेबस यानी जो पुराने सिलेबस था वो बता दे रहा हूं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल का जो पहला पोर्शन था यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1, वो आप लोगों ने कवर किया था क्लास 11 में। तो यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ मटेरियल का सेकंड पोर्शन, जिसमें लीफो फीफो वगैरह आएंगे। लीफो फीफो, वेटेड एवरेज एंड सिंपल एवरेज आएंगे, ठीक है। सेकंड है, चैप्टर नंबर है, सेकंड जो चैप्टर है वो है रेम्यूनरेशन ऑफ लेबर। सेकेंड जो चैप्टर है वो था रिम्यूनरेशन ऑफ लेबर। एंड थर्ड चैप्टर जो डाला गया था आपके सिलेबस में, वो था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओवरहेड। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओवरहेड, ठीक है। और अगर टैक्स की बात की जाए, तो टैक्स में सबसे पहला आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने इसके बारे में नाम नहीं सुना है तो डोंट वरी, अभी मैं इंट्रोडक्शन क्लास करूंगा, तो टैक्स के बारे में कौन कौन से हेड्स आते हैं सारे के बारे में मैं अभी आपको रूबरू कराऊंगा। दूसरा चैप्टर है कैपिटल गेन्स, और तीसरा चैप्टर है अदर सोर्सेज यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसको आईएफओएस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईएफओएस भी बोलते हैं। तो अगर बात की जाए, ये था आपका ओल्ड सिलेबस। ओल्ड सिलेबस इन द सेंस कि जो अभी सिलेबस में रिडक्शन हुए हैं, जो अभी सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, उसके रिड्यूस होने से जो पहले जो स्ट्रक्चर थे सिलेबस के वो ये थे। यानी कॉस्ट 40 मार्क्स में 3 चैप्टर्स, एंड टैक्स भी 40 मार्क्स में 3 चैप्टर्स। लेकिन अभी जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो आपका यहाँ पे कुछ चैप्टर्स रिमूव हुए हैं। वो चैप्टर्स कौन कौन से रिमूव हुए हैं, आइए बात करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले कॉस्ट में आपके 2 चैप्टर्स को एलिमिनेट कर दिया गया है। कौन कौन से 2 चैप्टर्स को? सबसे पहला है भैया कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ये आपके सिलेबस से एलिमिनेट कर दिया गया है, यानी ये 2021 जो अपने बता रहे हैं, 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन, इसमें ये चैप्टर नहीं है। और
कॉस्ट में अगर बात किया जाए तो ये ओवरहेड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये भी चैप्टर को हटा दिया गया है, यानी होली एंड प्योरली रेम्यूनरेशन ऑफ लेबर जो है वो 40 मार्क्स का टोटल वेटेज रखा गया है, यानी ये जो चैप्टर है ये इसी को 40 मार्क्स में रखा गया है। यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल्स बहुत ही ज्यादा कवर करने पड़ेंगे आप लोगों को, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर सेकेंड पोर्शन में आते हैं टैक्स के बारे में, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को रखा गया है, कैपिटल गेन्स को रखा गया है और अदर सोर्सेस को हटा दिया गया है। यानी टोटल एंड टोटल फोकस अब इन दो चैप्टर्स पे होंगे, ठीक है। वैसे भी हाउस प्रॉपर्टी से सबसे ज्यादा सम्स आते थे, यानी सबसे ज्यादा वेटेज था उस पोर्शन का। अभी मुझे लगता है कि उसका वेटेज और बढ़ गया है। और कैपिटल गेन्स का तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मार्क्स या 5 मार्क्स या था ही, ठीक है। अदर सोर्सेस 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के थे और कैपिटल गेन्स का कवरेज था 10 मार्क्स का। हाउस प्रॉपर्टी से कवरेज था 20 टू 25 मार्क्स का कवरेज था इसका, जो पुराने हिसाब से मैं बता रहा हूँ, पुराने सिलेबस के हिसाब से 20 टू 25 मार्क्स का कवरेज था। इसका था 10 मार्क्स का और इसका था 5 मार्क्स का। लेकिन अब मुझे लगता है हो सकता है कैपिटल गेन्स में ज़्यादा कवरेज हो सके, या फिर हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी में ज़्यादा ये लोग कवर करें। तो आपको जो भी चैप्टर्स है 1 एंड 2 टैक्स से, और चैप्टर नंबर 2 यानी रेम्यूनरेशन ऑफ लेबर कॉस्ट के पोर्शन से आपको बहुत ही ज़्यादा कवर करने पड़ेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और आपको बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मौका है कम सिलेबस में ज़्यादा मार्क्स उठाने का। कि देखिए आपको 3 चैप्टर दिया गया है मात्र, वो भी 80 मार्क्स के लिए। तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है, आप इसको ग्रैब करिए और इसको पढ़ाई में जरूर से जरूर आप इससे अच्छे मार्क्स ले आइए। तो उसके लिए मैं हूँ यहाँ पे, कोई भी हेल्प के लिए, ठीक है। तो ये था अपने सिलेबस, ठीक है। बाकी मैं हूँ यहाँ प्रिपरेशन कराने के लिए। तो आगे जब चलते हैं अपने, तो अपने डिस्कस करेंगे आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? अपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। एक मिनट, ये थोड़ा हैंग कर रहा है। मैं इसे फिर से ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा समय दीजिए। ओके, तो यहाँ पे लगता है मुझे ये हैंग कर गया था, तो कोई बात नहीं, अपने सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए एक बार स्टार्ट करते हैं टैक्स पोर्शन से। एक बार अपने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहला सवाल आता है, सबसे पहला जो सवाल आता है वो आता है भैया कि व्हाट इज टैक्स। व्हाट इज टैक्स, ये क्या है और इससे गवर्नमेंट क्यों चार्ज करती है? आपने कभी सुना होगा कि गवर्नमेंट टैक्स लेती है, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। टैक्स काफी, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब के बारे में आप सुन ही रहे होंगे इधर उधर करके। तो आज हम जानेंगे कि ये टैक्स होता क्या है और गवर्नमेंट इसे चार्ज क्यों करती है। अगर आप क्लास 11 में इस बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं सीखे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से ही मैं पढ़ाऊंगा। मैं ये समझ रहा हूँ कि आप अभी जीरो लेवल पे हैं, तो मेरे साथ साथ ही चलिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट टैक्स क्यों चार्ज करती है, इसे अपने आज समझने वाले हैं, ठीक है। वाई गवर्नमेंट चार्ज टैक्स। तो एक बात समझना आप लोग, हमने जो है वो गवर्नमेंट को जिम्मेदारी दी हुई है। भैया क्या चीज की जिम्मेदारी दी हुई है अपने गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को कुछ हमने जिम्मेदारी दी हुई है, ऑब्वियसली।
आप लोगों ने सुना होगा कि गवर्नमेंट को हम ही चुनते हैं, वोटिंग होता है तो गवर्नमेंट को हम ही चुनते हैं। तो जब चुनते हैं तो गवर्नमेंट किसके लिए काम करती है? पब्लिक के लिए काम करती है। तो जब हमने गवर्नमेंट को चुना, तो जब चुना तो उसके लिए हमने एक उस वक्त हमने गवर्नमेंट को एक जिम्मेदारी दे दी। क्या चीज की जिम्मेदारी? भैया हमारा जो देश है ना इंडिया, हम तो इंडिया में रहते हैं, भारत के वासी हैं, ठीक है। तो हमारा जो देश है इंडिया, इसे आगे ले जाना है। क्या करना है? इसे आगे ले जाना है। कैसे भैया? डेवलपमेंट करके। क्या करके? कोई भी देश तभी आगे बढ़ता है जब उस देश में डेवलपमेंट होता है, सभी चीज का डेवलपमेंट। क्या क्या चीज का? एडुकेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, है ना, मेडिकल फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजी से लेके सारा चीज एक्सेट्रा। ये सब चीज के बारे में हमने इस गवर्नमेंट को जिम्मेदारी दी है कि हमारे देश को आप आगे ले जाओ, डेवलपमेंट कराओ, ठीक है। तो देखो, जब भी हम किसी को जिम्मेदारी देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में समझ लो कि मान लो घर में आपका एक फैमिली फंक्शन है, ठीक है। तो फैमिली फंक्शन है तो आपके पापा ने आपको बुलाया, आप मान लो घर के बड़े बेटे हो, तो आपके पापा ने आपको बुलाया, बोले देखो बेटा, घर में तुम्हारी छोटी बहन की शादी है और शादी की सारी जिम्मेदारी, सारा चीज प्रिपरेशन से लेके सारा चीज आपको करना है। तो आपको तो एक उस समय फक्र महसूस हुआ कि चलो पापा ने मुझे इस काबिल समझा कि छोटी बहन की शादी की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है, ठीक है। तो भैया जिम्मेदारी तो आपने ले ली, आप तो फूले समा गए, एकदम फूले ना समाये कि भैया पापा ने मुझे जिम्मेदारी दी है, कुछ समझा पापा ने, आज तक नालायक निकम्मा मुझे कह के बुलाया है, लेकिन आज पापा ने बहुत पहली बार मेरे को अच्छे से बुला के एक बड़ी सी जिम्मेदारी सौंपी है कि आप अपनी बहन की जो भी शादी की फंक्शन है उसकी सारी जिम्मेदारी, सारी सारी तैयारियां आपको करना है, ठीक है। तो आप तो खुश हो गए, लेकिन थोड़ा देर के बाद आप संकट में आ गए। क्या चीज का संकट में आ गए? कि तैयारी तो करना है फंक्शन की, फंक्शन का तैयारी तो करना है, लेकिन कैसे, कैसे करना है? तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको चाहिए सारा चीज का पावर, है ना। सारा चीज का पावर इन द सेंस कि मैं जो भी करूंगा कोई बीच में नहीं बोलेगा, जो भी मैं करूंगा उसे आप सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। कि मैंने इस तरीके से तैयारी की है, आपने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उसे आग मूंद करके एक्सेप्ट करता हूं, और मैं जो भी करूंगा अच्छा ही करूंगा, आप लोग सब उसे सहमति रहें, ठीक है। तो मुझे एक पावर दे दीजिए आप लोग कि आपको जो करना है आप करो, हम बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। सारा चीज का पावर आपको मिल गया। दूसरा चीज क्या चाहिए भैया? दूसरा चीज चाहिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज मनी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज मनी। पैसे, पैसों के बिना तो कुछ नहीं होगा ना। आपको कोई भी फंक्शन के लिए, ना आपको केटरिंग के लिए कोई आपको खाना के लिए आएगा, ना आप कुछ भी कर सकते, ना आप हॉल, मैरिज हॉल बुक कर सकते हो, ना आप किसी को खाना खिला सकते हो, ना किसी को कुछ कोई चीज को हायर कर सकते हो। पैसा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये चीज तो है। तो वैसे ही जैसे हमने गवर्नमेंट को जिम्मेदारी दी है कोई भी चीज काम करने के लिए, तो गवर्नमेंट को भी दो चीज चाहिए होंगे। क्या क्या चाहिए होंगे? दो चीज भैया। एक तो चाहिए होंगे पावर, जैसे मैंने अभी भी बताया कि गवर्नमेंट को पावर तो दो कि वो कर सके सब चीज। और भैया दूसरा चीज चाहिए मनी, पैसा। पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये दो चीज आपको चाहिए, गवर्नमेंट को देना है, ताकि गवर्नमेंट वो जिम्मेदारी को पूरा कर सके जो जो जिम्मेदारी आपने गवर्नमेंट को दी है। ओके। तो सबसे पहली बात आता है कि भैया गवर्नमेंट को पावर कहाँ से आएगा, पावर कौन देगा? तो किसी भी देश का आपने ये सुना होगा कि हर एक देश का अपना एक संविधान होता है जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो वैसे ही इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, है ना।
तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी ये लिखा हुआ है कि कोई भी अपने जैसे अपने गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं, तो जैसे ही अपने वोट देके किसी भी गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो उसके हाथ में अपने आप ही पावर आ जाता है। ये कहाँ लिखा है भैया? ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी गिवन पावर टू द गवर्नमेंट, has given power to the government। भैया क्या चीज करने के लिए? टू टेक एनी डिसीजन। क्या करने के लिए? टू टेक एनी डिसीजंस, है ना, कि आप लोग कुछ भी डिसीजन ले सकते हो। आपको मुझसे, मैंने आपको सिलेक्ट किया तो आपको हर एक डिसीजन मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप डिसीजन खुद ले सकते हो, इतना पावर मैंने आपको दे दिया। ठीक है, ये तो हो गई भैया पावर की बात। अब आते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, मनी। पैसे को क्या करें? अब पैसे कहां से आएंगे गवर्नमेंट को? ओके, तो भैया पैसे कहां से आएंगे? पावर की बात तो हो गई, पैसे कहां से आएंगे? इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो एक बंदा है जिसका नाम है राहुल, या फिर समझ लो राज। एक बंदा है जिसका नाम है राज। ये एक फैक्ट्री में काम करता है एज अ मैनेजर, जिसकी सैलरी है ₹15,000। ये एक फैक्ट्री में मैनेजर है जिसका नाम है राज, उसकी सैलरी है 15,000। फैक्ट्री के ठीक सामने एक बैंक है जिसमें एक लड़की काम करती है जिसका नाम है सिमरन। क्या नाम है? सिमरन। अब ये दोनों ही अपने अपने जगहों पे काम करने जाते हैं। राज जाता है फैक्ट्री में और सिमरन जाती है बैंक में। तो ये रोज ही एक रास्ते से आते हैं और एक ही रास्ते से जाते हैं। ऐसे करते करते क्या हुआ, राज को सिमरन से प्यार हो गया। क्या हो गया? राज को सिमरन से हो गया है प्यार। अब सिमरन को भी राज से प्यार हो गया है। तो अब क्या करती है राज कि राज ने एक दिन जाके सिमरन को कर डाला प्रपोज। क्या कर डाला? प्रपोज। और सिमरन ने कर लिया प्रपोजल एक्सेप्ट। क्या कर लिया? प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। अब जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो राज को लगा कि भैया मुझे लव ऑफ माय लाइफ मिल गया, तो मुझे अपनी सिमरन के लिए कुछ करना चाहिए। तो राज क्या करेगा? तो सिमरन से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? है ना, अब तो हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए हैं, तो चलो एक डेट पे चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज अरेंज करूंगा। अब वो सरप्राइज क्या होगा उसे भी नहीं पता। तो राज ने प्लानिंग किया कि वो उसे एक 5 स्टार होटल में पार्टी देगा या खाना खिलाएगा, और डिनर पार्टी समझ लो या डिनर करवाएगा एक 5 स्टार होटल में। और समझ लो उस 5 स्टार होटल में जो डिनर है उसका कॉस्ट लगभग लगभग 50,000 रुपीज है। ठीक है, यानी आपने अगर पकड़ लिए तो 25,000 पर पर्सन, ऐसे मान के चलते हैं कि 25,000 रुपीज पर पर्सन उसका क्या है, डिनर का रेट है। यानी अगर दो बंदे जाएंगे, राज और सिमरन जाएंगे, तो 50,000 लगेगा। भैया सैलरी जो है इसका, सैलरी इसका है 15,000 और भैया पार्टी में लग रहा है 50,000। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे पार्टी अरेंज करेंगे मिस्टर राज जी? तो राज जी यहाँ पे आ गए दुविधा में। क्या आ गए? राज जी आ गए दुविधा में कि पार्टी किस तरीके से अरेंज करेंगे। तो राज ने दिमाग लगाया कि भैया पैसे कहाँ से लाएं? पैसे
कहाँ से लाए? तो उसके पास 3 ऑप्शन आया, उसके सामने 3 ऑप्शन दिख रहे थे। क्या ऑप्शन? नंबर 1, भैया खुद का सैलरी में से कुछ पोर्शन ले लिया जाए, या पूरा का पूरा सैलरी 1 महीना का उसे खर्चा करना पड़ेगा, तो पूरा 1 महीना का सैलरी ले लिया जाए, प्लस अपने पेरेंट्स यानी मम्मी पापा से, मॉम एंड डैड से चुप छुपा के, किसी बहाने चुप छुपा के कुछ पैसे मांग लिया जाए उधार पे और अगले महीने चुकता कर दिया जाएगा। या फिर कुछ और उसमें जोड़े तो भैया दोस्त, कमीने दोस्त कब काम आएंगे? कमीने दोस्त कब काम आएंगे? फ्रेंड्स, है ना? हर एक फ्रेंड कमीना होता है और फ्रेंड ही होते हैं जो बेनिफिट के लिए भी रहते हैं, ठीक है? तो इसने सोचा कि भैया 15,000 तो मेरा सैलरी हो गया, मम्मी से मैं चलो 20,000 उधार ले लेता हूँ, या एक काम करते हैं 15,000 उधार ले लो, जितना मेरा सैलरी है उतना उधार ले लेता हूँ, तो मम्मी को बोलूंगा मैं अगले महीना में जब भी आएगा मैं आपको पूरा 15,000 पे कर दूंगा, और फ्रेंड्स से थोड़े ले लेते हैं 20,000, तो टोटल मिला के हो गया कितना? 50,000। और इसने पार्टी का प्लान रेडी कर लिया। क्या कर लिया? प्लान रेडी कर लिया। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज को गवर्नमेंट के साथ जोड़ा जाए, अगर इस चीज को गवर्नमेंट के साथ जोड़ा जाए कि भैया गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी, तो ये तो भैया था उसके खुद का, यानी ओन सैलरी खुद का था। पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स यानी खुद के ही एक पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को हेल्प करेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मतलब क्या हुआ? एक तरह से जो लोन यानी उधार मांगना। तो इसको अगर अपने गवर्नमेंट से जोड़ा जाए, जो अपने बात कर रहे थे कि भैया गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी, तो पैसे की बात जब आई तो इसी को अपने गवर्नमेंट के साथ जोड़ते हैं। तो भैया गवर्नमेंट भी 3 जगह से पैसा लाएगी। एक खुद का पैसा, भैया खुद का पैसा कहाँ होता है गवर्नमेंट का? बिल्कुल होता है ओन बिजनेस। भैया खुद का तो बिजनेस चलाती है ना गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऐसी थोड़ी बैठे रहेगी, खुद का भी तो बिजनेस चलाएगी। जैसे क्या क्या भैया, इंडियन रेलवेज हो गया, इंडियन रेल गवर्नमेंट का ही है। एयर इंडिया हो गया जो आपको हवाई जहाज की फैसिलिटी देती है, एयर इंडिया एक्सेट्रा। ये सब जितनी भी गवर्नमेंट की कंपनीज या फिर जो भी गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस है, वहां से गवर्नमेंट पैसा लाती है। क्या करने के लिए? इंडिया यानी देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसे मैंने कंपेयर किया कि खुद की सैलरी को एक बार उन्होंने जोड़ लिया, यानी खुद के बिजनेसेस से पैसा लाती है। दूसरा, पेरेंट्स, या पेरेंट्स यहाँ पे कौन होंगे? यहाँ पे होंगे पेरेंट्स हम लोग, जिससे वो टैक्स वसूलेगी, जिससे टैक्स के रूप में पैसा लेके आएगी। यानी पेरेंट्स हम लोग हैं, हम लोगों ने ही गवर्नमेंट को चूज किया, तो भैया गवर्नमेंट के माता पिता हम हुए। वो अलग बात है कि हम माता पिता हो के जब गवर्नमेंट को पावर मिल जाती है तो गवर्नमेंट हमारे लिए ही सब चीज काम करती है, ठीक है। तो दूसरा हुआ पेरेंट्स, यानी हम लोग जो टैक्स भरेंगे। तीसरा जो मैंने बताया फ्रेंड्स, भैया फ्रेंड्स को यहाँ कौन लेंगे? भैया गवर्नमेंट लोन ले सकती है। क्या ले सकती है? लोन। किससे लेगी लोन? भैया बैंक से। कौन से बैंक से? भैया लगभग लगभग जो लेती है वो लोग लेती है वर्ल्ड बैंक से, क्योंकि वर्ल्ड बैंक बैठा होता है किसी भी कंट्री को एक लोन देने के लिए। जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा कि पाकिस्तान के ऊपर काफी सारे वर्ल्ड बैंक के कर्जे हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने चाइना के हेल्प लिया, तो चाइना ने उसके कर्ज उतारने में उसका मदद किया, इसीलिए वो अब चाइना का एक तरह से गुलाम बन के रह गया, है ना। तो इस तरीके से तो वर्ल्ड बैंक हर एक कंट्री को लोन देती है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका टैक्स का कि भैया गवर्नमेंट टैक्स क्यों चार्ज करती है। गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है क्योंकि गवर्नमेंट को हमने जिम्मेदारी दी हुई है क्या करने के लिए? देश को आगे ले जाने के लिए। उसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? चार्ज टैक्स। क्योंकि गवर्नमेंट को 2 चीज चाहिए होते हैं, पावर एंड मनी। पावर तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है,
पैसे तीन जगह से आते हैं, क्या क्या? खुद के बिजनेस से जैसे इंडियन रेलवेज हुए, एयर इंडिया हुए, जो भी गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस होते हैं। सेकेंड, पेरेंट्स से, यानी खुद के पैसे से, यानी अपने जो टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट खुद के पेरेंट्स से, वही चीज हुआ यहाँ पे, वही एग्जाम्पल से अगर कनेक्ट किया जाए तो। और तीसरा होती है फ्रेंड से। फ्रेंड कौन होते हैं? वर्ल्ड बैंक। एक फ्रेंड के हिसाब से वो एक रिलेशन बन गया है, तो वर्ल्ड बैंक मदद करती है बहुत सारे देशों को। ठीक है, अगर आपको लोन चाहिए तो आप ले सकते हैं वर्ल्ड बैंक से। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका टैक्स का। ठीक है, और कुछ बेसिक चीज आपको मैं अगर आप लोगों ने आई थिंक 11th में पढ़ा होगा कि 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। अपने हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ये अपने अपने पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स। क्या पढ़ने वाले हैं? अपने पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? अपने इनकम टैक्स एक्ट 1961। भैया इसको 1961 दिया गया है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 बोला जाता है। ये कब आया था? भैया ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1962 से, और इसको नाम दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, भैया अगर हम दूसरी चीज के बारे में बात करें तो भैया टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? टैक्स होते हैं 2 प्रकार के। टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? टैक्स होते हैं 2 प्रकार के। क्या क्या? भैया एक तो होते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक तो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। भैया डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट टैक्स मतलब ये हुआ, आप एक एग्जांपल से समझे। ये है मिस्टर ए, ये कहीं काम करते हैं और इन्हें सैलरी मिलती है 50,000 पर मंथ। क्या मिलती है? 50,000 पर मंथ सैलरी मिलती है। तो ये जैसे ही इनका जो सैलरी 50,000 पर मंथ, यानी इस साल का कितना कमाते हैं ये? 6 लाख रुपए। तो जैसे ही आपका इनकम 2.5 लाख से ऊपर जाता है, गवर्नमेंट क्या करती है? आपको एक इंजेक्शन लगाती है। क्या लगाती है? एक इंजेक्शन लगाती है, इंजेक्शन जिसका नाम है टैक्स। कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स। आप इनकम कमा रहे हैं तो चलिए, आपका 2.5 लाख से ऊपर हो गया है इनकम साल में, तो चलिए एक टैक्स दीजिए जिसका नाम है इनकम टैक्स। तो भैया गवर्नमेंट ने ये इंजेक्शन लगा दिया मिस्टर ए को, और बहुत जोर का दर्द हुआ मिस्टर ए को। उसने बहुत जोर का चीखा, बहुत जोर से चिल्लाया मिस्टर ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जिसको इंजेक्शन लगाया, तो दर्द भी किसको हुआ? जिसको इंजेक्शन लगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, यानी डायरेक्टली जिसको इंजेक्शन लगा दर्द भी उसी को हुआ, तो डायरेक्ट टैक्स। इसमें आते हैं क्या? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स के अंदर रखा गया, यानी ये एक तरह से एग्जांपल है। डायरेक्ट टैक्स एग्जांपल क्या है? इनकम टैक्स। एक होता था वेल्थ टैक्स, जो अब की हट गया है, लेकिन होता था क्या? वेल्थ टैक्स। ये भी डायरेक्ट टैक्स के अंदर ही आता था, तो इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हट चुका है। ठीक है, ओके। तो ये था डायरेक्ट टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अब एक चीज समझना, ये एक बेचारा कस्टमर है जिसको चाहिए मोबाइल फोन। क्या चाहिए? भैया चाहिए मोबाइल फोन। तो ये दुकान पे जाता है, ये दुकान का ओनर है, ये दुकान पे जाता है, मोबाइल स्टोर, मोबाइल स्टोर एक दुकान पे जाता है, इसे खरीदने रहता है मोबाइल। तो इसने एक सिलेक्ट किया सैमसंग का मोबाइल। तो जैसे ही ये सैमसंग का मोबाइल सिलेक्ट किया, उसका प्राइस था ₹10,000। प्राइस तो था 10,000, लेकिन उसने बिल फाड़ा, जो दुकानदार था उसने बिल फाड़ा 11,800 का। कस्टमर ने पूछा ये 11,800 क्यों का? फोन तो 10,000 का है। तो इसने कहा
ये आपका टैक्स है। क्या है? ये आपका है टैक्स, क्योंकि ये कर रहा है बिजनेस। तो बिजनेस करेगा तो इनकम तो आएगा ना। तो जब भी इनकम आएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगा? एक इंजेक्शन रेडी रखेगा। उस इंजेक्शन का नाम क्या होगा? टैक्स। तो वो इंजेक्शन किसके पीछे लगेगा? इसके पीछे लगेगा, इसके पीछे, क्योंकि बिजनेस कौन कर रहा है? दुकानदार कर रहा है। पैसा कौन कमा रहा है? दुकानदार पैसा कमा रहा है। तो भैया इनकम टैक्स का इंजेक्शन जो है वो दुकानदार को ही लगेगा, है ना। और ये बेचारा कस्टमर, उसको लेना था मोबाइल, तो ये पहुंचा दुकान पे, तो इसने 10,000 प्लस 1,800 का टैक्स भरा। इसे भरा, इसने टैक्स जमा किया इसे, और ये क्या करेगा? ये टैक्स जमा करेगा सरकार को, गवर्नमेंट को, क्योंकि इंजेक्शन किसके पीछे लगा है? इंजेक्शन भैया यहाँ पे लगा है, इंजेक्शन यहाँ पे है ना, इंजेक्शन है यहाँ पे। और लेकिन एक्चुअली किस चीज का इंजेक्शन था? टैक्स का। लेकिन दिया किसने? इसने दिया, टैक्स भरा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि इंजेक्शन किसी और को और दर्द किसी और को, यानी डायरेक्टली दर्द नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली किसी को दर्द हो गया। इंजेक्शन लगा नहीं इसको, लेकिन दर्द हो गया इसको, तो इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। यानी इंजेक्शन किसी और को, दर्द किसी और को। डायरेक्ट टैक्स में इंजेक्शन जिसको, दर्द उसी को। यानी पॉकेट खाली हो गया किसका? इसका। पॉकेट खाली हो गया इसका, है ना। पॉकेट खाली हुआ इसका, इसने टैक्स दिया इसको, इसने गवर्नमेंट को जमा कर दिया। यानी इसके पास से कुछ नहीं गया, है ना। जो भी गया कस्टमर के पॉकेट से गया, पॉकेट खाली हो गया कस्टमर का। उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे भैया एग्जांपल, जीएसटी। अभी जो है जीएसटी हुआ, पहले एक्साइज हुआ करता था, सर्विस टैक्स हुआ करता था, है ना, वैट हुआ करता था। तो ये सब एग्जांपल थे इनडायरेक्ट टैक्स के। अभी जीएसटी चल रहा है, यानी सर्विस टैक्स और वैट वगैरह को हटा के जीएसटी ला दिया गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक कॉन्सेप्ट समझाओ। मैंने तो आपको बता दिया कि टैक्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मुझे एक ऐसी बात बताओ एग्जांपल के लिए, कि गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा कौन से टैक्स कलेक्ट करने में दिक्कत आती होगी? डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स? कौन सा टैक्स को कलेक्ट करने में ज्यादा दिक्कत आती होगी? आपको बता दिया मैंने, डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स, जिसके ऊपर सरकार लगाएगी, उसी को दर्द होगा। और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब किसी और को इंजेक्शन और दर्द किसी और को। तो ये मुझे एक कॉन्सेप्ट बताओ कि भैया गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा टैक्स, कौन से टैक्स को कलेक्ट करने में दिक्कत आती होगी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? आप सोच लो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कुछ सेकंड्स का, आप सोच लो, फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा। किसका जवाब इनडायरेक्ट टैक्स है और किसका जवाब डायरेक्ट टैक्स है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। जो लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोल रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स, वो गलत है। डायरेक्ट टैक्स को लगाने में दिक्कत आती है, डायरेक्ट टैक्स का टैक्स कलेक्ट करने में दिक्कत आती है। क्यों? इसीलिए सरकार ने कॉन्सेप्ट लगाया टीडीएस। आप लोगों ने कभी सुना होगा टीडीएस कट गया, या टीडीएस काट के टीडीएस फॉर्म आते हैं काफी सारे, ठीक है। बैंक में 15G 15H फॉर्म आते हैं ताकि टीडीएस ना कटे। ठीक है, अगर आप लोगों ने कभी बैंक जाके इसके बारे में पता किया होगा। तो सरकार ने कॉन्सेप्ट लगाया टीडीएस। क्यों भैया लगाया? क्योंकि टैक्स देने में थोड़ी सी परेशानी आती है, थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़ी सी तकलीफ होती है। कैसी तकलीफ होती है भैया? एग्जाम्पल दीजिए। बिल्कुल, मान लो आपकी मम्मी और ये है आप,
आपने मम्मी से पैसे मांगे, मम्मी 100 रुपया दो, एक नोटबुक लाना है, एक कॉपी लाना है, स्कूल में लगेगा। तो मम्मी ने पूछा कॉपी कितने की आती है, सॉरी 100 नहीं, मान लो कॉपी जितने की आती है उतनी आपने मांगी। मान लो कॉपी का प्राइस है 70 रुपीज। कितना है? 70 रुपीज। कॉपी का मान लो प्राइस है 70 रुपीज, क्लासमेट का कॉपी है, कॉपी का दाम है 70 रुपीज। तो बोला आपने कि मम्मी 70 रुपीज दो, मुझे कॉपी लेना है। तो मम्मी ने चेक किया, मम्मी के पास खुले नहीं थे, तो मम्मी ने क्या किया, 100 रुपए आपको दिए। क्या किए, मम्मी ने 100 रुपए आपको दिए। बोला 70, मम्मी ने कहा 70 का कॉपी लेना और 30 जो है वो रिटर्न कर देना। 30 जो है वो आपने रिटर्न करने होंगे मम्मी को। तो जैसी आपने ये बात सुना, आपको थोड़ी सी तकलीफ हुई, यार 100 रुपए तो बहुत दिन के बाद मिले हैं, 70 का कॉपी ले लूंगा और 30 बचेंगे, 30 का कुछ खा लूंगा। बहुत दिन हो गए गोलगप्पे खाए, बहुत दिन हो गए चाट खाए, कुछ खा लूंगा, 30 रुपीज अपने पास रखूंगा, मम्मी को नहीं दूंगा। तो इसके लिए आपको कुछ बहाने चाहिए। तो दो रास्ते हैं, या तो बोलो कि भैया पैसे खत्म हो गए, मम्मी को बोलो, मम्मी ने पूछा, आपने कॉपी लाया, घर वापस आया, मम्मी ने पूछा 50 रुपीज कहाँ है, चल निकाल के दे जल्दी से। तो आपके पास दो रास्ते हैं, एक झूठ बोल दो, पैसे खत्म, पूरे के पूरे 100 लग गए। दूसरा, सीधा बोल दो मुंह पे, मम्मी देने का मन नहीं है, मैं नहीं दूंगा, मेरा कमीशन, मैं जो इतना काम करता हूँ, आप मुझसे पानी भरवाते हो, ये काम करवाते हो, मैं उसका कमीशन दूँ, छोटी बहन को स्कूल मेरे को ले जाने के लिए बोलते हो, मैं उसका कमीशन दूंगा, 50 रुपीज मेरा कमीशन, देने का मन नहीं, सीधा बात, मैं दूंगा ही नहीं, देने का मन नहीं है, मैं दूंगा ही नहीं। है ना, दो रास्ते हो सकते हैं, या तो पैसे खत्म, या तो दूंगा नहीं। वैसे ही जैसे ही असेसमेंट ईयर आता है, आई होप आपको पता होगा असेसमेंट ईयर क्या होता है, ईयर इन विच टैक्सेस आर पेड, वो होता है असेसमेंट ईयर। जिस साल हम टैक्स भरते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, ठीक उसके पिछले साल को बोलते हैं प्रीवियस ईयर, यानी ईयर इन विच वी अर्न इनकम। आप ये सब क्लास 11 में पढ़ोगे, मुझे ये लगता है कि आप 11 में पढ़ के आए हो, इसलिए मैं आपको ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। वी अर्न इनकम, प्रीवियस ईयर उसको बोलते हैं जिसमें अपने पैसा कमाते हैं, और असेसमेंट ईयर उसको बोलते हैं जिसमें अपने टैक्स भरते हैं। तो जैसे आपने प्रीवियस ईयर में पैसा कमा लिया, यानी जैसे आपके मम्मी ने आपको 100 रुपए दे दिया, यानी आपने पैसे कमा लिए प्रीवियस ईयर में। जैसी असेसमेंट ईयर आया, यानी आप जब घर से निकले तो वो आपका प्रीवियस ईयर चल रहा था, कॉपी लेने जैसे ही निकले आपको वो प्रीवियस ईयर चल रहा था। जैसी कॉपी लेके वापस आए तो वो चालू हो गया आपका असेसमेंट ईयर, यानी अब मम्मी की बारी आई पैसा मांगने की। ठीक है, आपने पैसा कमा लिया मम्मी से, तो वो था प्रीवियस ईयर। अब जब आपने वापस घर गए कॉपी लेके और 30 रुपीज वापस लेके गए, तो अब मम्मी की बारी है पैसे मांगने की, यानी गवर्नमेंट अब आपको असेसमेंट ईयर में टैक्स मांगेगी। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो बोल दो कि पैसे खत्म हो गए, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, आप मुझसे टैक्स कैसे ले सकते हो, तो वैसे ही आप बोल दो मम्मी को, मुझे मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, आप 30 रुपीज कैसे लोगे। सेकेंड रास्ता ये है, सीधा बोल दो मेरे को देने का मन नहीं है ना। तो इसी वजह से गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स कलेक्ट करने में बहुत ही दिक्कत आती है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, टीडीएस का कॉन्सेप्ट लगाया। टीडीएस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसी आपको कोई पेमेंट करने वाला है, यानी समझ लो ये मिस्टर ए है और ये आप हो, है ना, आपने मिस्टर ए को कुछ दिया था, ठीक है, यानी मान लो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड किए थे, और बदले में ए को आपको देने हैं पैसे, यानी आपका फीस, समझ लो ₹10,000। तो जब आप पैसे कमाएंगे तो पैसे कमाने के बाद सरकार को टैक्स देने पड़ेंगे,
तब तो आप जैसे सरकार पहुंचेगी आपके पास, तो आप बोल दोगे मेरे पास तो नहीं है, आप सरेंडर कर दोगे, हाथ उठा दोगे कि मेरे पास तो है ही नहीं। तो क्या करेगा? तो सरकार ने यहाँ पे टीडीएस का कॉन्सेप्ट लाया। क्या चाहिए कॉन्सेप्ट? टीडीएस का। टीडीएस क्या बोलता है? इसका मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स मतलब क्या होता है? जहां से उसका ओरिजिन होता है, वो पैसे आ कहाँ से रहे हैं, वही उसका सोर्स है। तो भैया जब आप पैसे कमा रहे हो तो आपका पैसे आ कहाँ से रहा है? यहाँ से आ रहा है, ये आपका सोर्स है। क्या है? ये है आपका सोर्स। और गवर्नमेंट ने क्या बोला कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी सोर्स से ही यहाँ पे टैक्स डिडक्ट कर लो आप। यानी आप मिस्टर ए आपको 10,000 नहीं देगा, 10,000 माइनस उसमें से कुछ टैक्स काट लेगा, और ये टैक्स काट के वो जमा कर देगा गवर्नमेंट को। है ना? मिस्टर ए क्या करेगा? टैक्स जब्त कर लेगा, टैक्स काट लेगा, और वो जमा कर देगा किसको? गवर्नमेंट को। तो भैया गवर्नमेंट को आपके पास आने का दरकार ही नहीं पड़ा। ये सीधा सीधा बोल दिया कि मिस्टर ए आप अगर बी को कुछ पेमेंट कर रहे हो, या मान लो ये बी है, आप अगर बी को कुछ पेमेंट कर रहे हो तो आप पूरा पेमेंट मत करो, उसमें से जो भी टीडीएस बनता है उसको डिडक्ट कर लो, और डिडक्ट करके मुझे जमा करो। तो गवर्नमेंट को आपके पास जाने का दरकार ही नहीं पड़ेगा, और आपके पास कुछ बहाना ही नहीं रहेगा कि मेरे पास नहीं है, खत्म हो गए पैसे, मुझे देने का मन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने मिस्टर ए से आपका टैक्स कलेक्ट कर लिया है ना? तो इसको बोलते हैं टीडीएस। क्या बोलते हैं? ये था कॉन्सेप्ट टीडीएस। अभी आपको जानने का दरकार नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया नॉलेज के लिए, ताकि आप लोग अपडेटेड रहें। ठीक है, आप लोग कुछ जाने, कॉन्सेप्ट समझे चीज को। ठीक है, तो और क्या क्या चीज है? जैसे आप क्लास 11 में पढ़े होंगे कि 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या क्या होते हैं? 5 हेड्स ऑफ इनकम, सबसे पहला होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, तीसरा है पीजीबीपी यानी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा है कैपिटल गेन्स, और पांचवा है आपका अदर सोर्सेज। क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। है ना? ओके, तो ये भैया हाउस प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता चलेगा किसमें? क्लास 12 में। आपके सिलेबस में मैंने अभी अभी डिस्कस किया। सैलरी होता है क्लास 11 के सिलेबस में। पीजीडीपी आपके कोई भी क्लास के सिलेबस में नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही टफ चैप्टर है और बहुत ही लेंथी चैप्टर है, तो इसे इंक्लूड नहीं किया गया है। कैपिटल गेन्स आप पढ़ेंगे क्लास 12 में, और अदर सोर्सेज भी आप पढ़ेंगे क्लास 12 में, क्योंकि अदर सोर्सेज अभी फिलहाल के लिए हटा दिया गया है। तो क्लास 12 में आपका सिलेबस बचा हाउस प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन्स, और सैलरी क्लास 11 में तो है ही, और पीजीबीपी कहीं नहीं। तो ये था 5 हेड्स ऑफ इनकम। और भी कुछ अगर डिस्कस करने के लिए होगा तो अपने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपने क्या चालू करेंगे? हाउस प्रॉपर्टी चालू करेंगे। क्या चालू करेंगे? अपने हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अपनी चालू करेंगे हाउस प्रॉपर्टी। तब तक के लिए अपने इस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। सेकंड क्लास में जो अपना टैक्स का जो ये कोर्स है, जो कोर्स का सेकंड क्लास होगा, उसमें अपने चालू करेंगे हाउस प्रॉपर्टी। जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे, जो जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आता जाएगा, जो आप हो सकता है 11 में मिस कर दिए हो, कोई ऐसा वर्ड आ गया जो आपको 11 में उसका मीनिंग जानना था लेकिन आपने जान नहीं पाए, क्योंकि आपने क्लासेस वगैरह नहीं लिए थे, या लॉकडाउन की वजह से कहीं बीच बीच कुछ नहीं पढ़ा था, तो वो चीज मैं भी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, संग संग पढ़ाते पढ़ाते। ये क्लास 12 का इंट्रोडक्शन क्लास था। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी चालू होगा। कॉस्ट के लिए भी अलग से मेरे क्लास चलेंगे, कॉस्ट का भी क्लास 1 क्लास 2 करके ऐसे मैं करते जाऊंगा। वहां पे क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल चैप्टर हट गया है, तो सीधा मैं लेबर से ही स्टार्ट करूंगा। ओके ओके, और एक चीज मैं बता दूं कि जो क्लासेस के रेट थे, क्लासेस के रेट वो मैंने रिड्यूस कर दिए हैं।
जो 2500 था उसको रिड्यूस करके हम कर दिए उसको 1500, और जो बिजनेस स्टडी 2000 का था उसको रिड्यूस करके मैंने कर दिया है 1000 रुपीज। ओके, तो आई होप ये अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको मिला है, आप ये क्लास अवेल कर सकते हैं। ठीक है, किस पे? गूगल ड्राइव पे और पेन ड्राइव पे। किस पे? पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव एंड पेन ड्राइव मोड पे आप ये क्लासेस अवेल कर सकते हैं। तो आज यहाँ पे अपने पहले क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं। यहाँ पे एंड ऑफ क्लास 1 अपने करते हैं। अगले दिन क्लास 2 से स्टार्ट करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। टैक्स का पहला क्लास आज खत्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स जो कि अभी आएंगे जून में। अभी से आप लोग प्रिपरेशन चालू कर दें, ठीक है, ताकि इस बार अच्छे से आप लोग अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। चलिए तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड